नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके मद्देनज़र हमने बहुविकल्पी सीरीज़ प्रारंभ किया है। अब तक बहुविकल्पी के 5 वीडियो आ चुके हैं, ये छठा वीडियो है। तो देखते हैं छठे वीडियो का पहला प्रश्न। निवास का एक ऐसा स्थान जहां व्यक्तियों की पुरानी पहचान, मतलब जो भी कुछ व्यक्ति को याद है, पुरानी पहचान की व्यवस्थित रूप से हटा दिया जाता है। ऐसे व्यवस्था करके हटा देते हैं और जीवन के एक बिल्कुल नए तरीके में पुनः सामाजिकृत किया जाता है। क्या कहलाता है? जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताएं, जैसे जेल में क्या होता है कि व्यक्ति के पुराने व्यवहारों को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है और उसे नए तरीके से सामाजिकृत किया जाता है, सामाजिकरण किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। तो समुदाय का क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र होता है, हम की भावना होती है, व्यक्तियों का निवास होता है। समुदाय के संदर्भ में समिति व्यक्तियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। समाज की बात करें तो समाज जो है व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध, जागरूक होकर के व्यक्ति जब संबंध का निर्माण करते हैं तो उन व्यक्तियों के संबंधों को हम क्या कहते हैं? समाज के नाम से जानते हैं। जबकि ये उल्लेख मैंने कहा कि निवास स्थान के आधार पे यदि बात करें तो व्यक्ति के पुराने जो भी व्यवहार हैं उसे भुला करके एक नए व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, फिर से पुनः क्या किया जा रहा है? सामाजिकृत किया जा रहा है। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? जेल कहा जाता है। जेल में जैसे अपराधियों को क्या किया जाता है? पुराने व्यवहार को भुला दिया जाए और उनको फिर से क्या किया जाए? सामाजिकृत किया जाए, सामाजिकरण किया जाए और नए तरीके के व्यवहार करें, अपराधी व्यवहार को भूल जाएं। तो जेल जो होती है न तो समुदाय का उदाहरण है, न समिति का, न समाज का। समुदाय का ही एक नया रूप है जिसे गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था के नाम से उल्लेख किया था और उसके अंतर्गत जेल का उल्लेख किया था। तो संपूर्ण संस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसने जनसंचार, ध्यान रखिएगा एक शब्द है जनसंचार, को सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण, सामाजिकरण के कई अभिकरण होते हैं, परिवार है, पड़ोस है, इस प्रकार से सामाजिकरण, शिक्षण संस्थाएं हैं, कानून है, यह सामाजिकरण के अभिकरण होते हैं। लेकिन इसमें यह उल्लेख किया है विशेष रूप से कि जनसंचार सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण के रूप में किसने माना है? तो जनसंचार को सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण के रूप में एंथोनी गिडेंस ने माना है। एंथोनी गिडेंस ने जो माना है कि सामाजिकरण का सबसे प्रमुख अभिकरण क्या है, तो वह क्या है? जनसंचार। इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि मनु ने मनुस्मृति का लेखन किया हुआ है और मनुस्मृति में समाज की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगी, समाज किस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा, उसमें समाज के सभी वर्गों का उल्लेख किया हुआ है। उसी में क्या है? उन्होंने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था कैसे निर्मित होती है उसके संदर्भ में उन्होंने क्या आधार बताया है? तो आधार उन्होंने बताया है व्यक्तिगत गुण। व्यक्ति के गुणों के आधार पे वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, ऐसा मनुस्मृति में उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी, पुस्तक क्या है? एन सर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स
कंट्रडिक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप लोगों को बता दें कि यह पुस्तक जो है अमर्त्य सेन और ट्रीज की है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा अलगाव मानव की अनिवार्य नियति है? ध्यान दीजिएगा, अलगाव के बारे में पूछ रहा है कि उसने किसने कहा कि मानव की अनिवार्य, अलगाव मानव समाज में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि कार्ल मार्क्स ने जो है अलगाव के संदर्भ में बताया था कि पूंजीवादी समाज में अलगाव की प्रवृत्ति का उत्पन्न हुआ है। यदि पूंजीवादी समाज न आता तो अलगाव जैसी समस्या न आती। तो यह कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है, यह जो है जॉर्ज सीमेल ने माना है। जॉर्ज सीमेल ने माना है कि अलगाव जो है समाज की जो है अनिवार्य नियति है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक समूह जिसके सदस्यों का उत्पादन के साधनों से समान संबंध होता है कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यह कार्ल मार्क्स का उद्धरण है ये कि सामाजिक समूह के सदस्यों का उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध, जिन व्यक्तियों के उत्पादन के साथ समान संबंध होता है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? स्वयं में वर्ग। वो क्या होते हैं? स्वयं में वर्ग होते हैं। मतलब एक उत्पादन के साथ लगे हुए व्यक्तियों का जो समूह होता है वो स्वयं में वर्ग होता है। इनके अंदर वर्ग चेतना नहीं होती है। जब इनके अंदर वर्ग चेतना आती है तब यह समूह के लिए वर्ग का निर्माण करते हैं। और फिर क्या होता है? कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के संदर्भ में इसका उल्लेख किया है कि पहले तो जब छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं उत्पादन के साधनों के साथ, जिनके संबंध समान हैं, वो छोटे छोटे वर्गों में बटे हुए हैं। यदि इनके अंदर ऐसी मानसिकता आ जाएगी कि यह वर्ग जो है, हम लोग पूंजीपति वर्ग हमारा शोषण कर रहा है, हम लोग एक साथ मिलकर के इनका विरोध करेंगे, तो हम क्या होंगे? पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे या शोषण हमारा क्या होगा? समाप्त होगा। तो स्वयं में वर्ग जब स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित होता है तो हम क्या होंगे? वर्ग संघर्ष होगा और फिर क्या होगी? समाज में क्रांति आएगी और समाज में परिवर्तन हो जाएगा और पूंजीवादी समाज समाप्त हो जाएगा। ऐसा कार्ल मार्क्स का उल्लेख है। शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग की बात प्लेटो ने किया है। आगे बात करते हैं, भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? महिला सशक्तिकरण, दो शब्द है, महिला को सशक्त कराने के लिए महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो किस वर्ष में यह घोषणा की गई थी? तो यह घोषणा जो है 2001 में की गई है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक तनाव का मूल कारण धार्मिक है लेकिन सांप्रदायिक हिंसा का मूल कारण राजनीतिक है। सीधा सीधा सिद्ध है कि सांप्रदायिक तनाव किसकी वजह से होता है? तो यह धर्म के, दो धर्मों के बीच के तनाव को हम सांप्रदायिक तनाव कहेंगे। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा जो हो जाती है, दो संप्रदायों के बीच में जब हिंसा यह रूप लेती है, इसका मूल कारण क्या है? राजनीतिक है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो होता है सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं। ये दो संप्रदायों, दो धर्मों के बीच में जो तनाव होता है, इसका तो मूल कारण धर्म है कि एक धर्म का दूसरे धर्म की नीतियों के साथ न मेल खाने के कारण ऐसा होता है। लेकिन हिंसा नहीं होगी। हिंसा कब होगी? जब राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। तो ऐसा शब्द कहने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो यह ए है, योगेंद्र सिंह, विकल्प में है पहला नंबर, योगेंद्र सिंह ने कहा था। योगेंद्र सिंह के बारे में बता दें कि इन्हें चारनू खेड़ा गांव का अध्ययन किया है। इन्होंने संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण कहा है। उसके बाद
आधुनिकता के संदर्भ में भी इन्होंने उल्लेख किया हुआ है। आधुनिकता मूल्यों की गठरी है, इन्होंने कहा। इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन बुक को इन्होंने लिखा है। उसके बाद बात करें तो योगेंद्र सिंह ने जातियां वर्ग के ढांचे में कार्य करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। वर्ग के ढांचे में कार्य करती हैं। जातियां वर्ग के ढांचे में कार्य करती हैं, यह योगेंद्र सिंह का बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बार बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले एजी मिलाते हैं। इंडिया विलेजेस, इंडिया विलेजेस जो है एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। इंडिया चेंजिंग विलेजेस अगर यहाँ पे होता तो इंडिया चेंजिंग विलेजेस जो है एस.सी. दुबे की पुस्तक है। इंडिया विलेजेस केवल अगर नाम आए तो यह किसकी पुस्तक है? एम.एन. श्रीनिवास की। विलेज इंडिया जो है मैककेम मेरियट की पुस्तक है। दूसरा रूरल प्रोफाइल की बात करेंगे तो रूरल प्रोफाइल जो है मजूमदार की पुस्तक है। इंडियन विलेज जो है एस.सी. दुबे की पुस्तक है। अभी मैंने बताया कि एस.सी. दुबे की एक और पुस्तक है इंडिया चेंजिंग विलेज। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा 3 4 1 2 3 4 सी डी ए बी। तो ये इस प्रकार से डी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन मानता है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण होती है? कौन सा संप्रदाय है? यहाँ पे 4 संप्रदायों का नाम लिखा हुआ है। तो कौन सा संप्रदाय यह मानता है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन, यदि अधिक उत्पादन होगा इसके कारण से बेरोजगारी आई है? तो यह सिद्धांत जो है, यह कारण मानता है नव समाज शास्त्रीय सिद्धांत। नव समाज शास्त्रीय सिद्धांतकारों का यह मानना है कि मशीनीकरण की वजह से उत्पादन अधिक होता है। चूंकि मशीनीकरण आ गया, उत्पादन अधिक होगा, माल या जो प्रोडक्शन होगा उसकी खपत नहीं हो पाएगी, तो कंपनियों में इतने व्यक्तियों की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस प्रकार से बेरोजगारी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यह नव संप्रदायवाद की, नव शास्त्रीय संप्रदाय के लोगों का मानना है। अगला पुस्तक, ये पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, इसके बारे में पूछा है कि पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मनी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताते चले, विलियम स्मिथ ने लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें श्रम का उल्लेख किया हुआ है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, तमाम तरीके की उनकी बुक है। ये बुक है फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक जो है जॉर्ज सिमेल ने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, श्रम विभाजन का प्रयोग विशेषज्ञता के अर्थ में कौन करता है? विशेषज्ञता के आधार में श्रम विभाजन का उल्लेख इमाइल दुर्खिम ने भी किया हुआ है, जॉर्ज फ्रीडमैन ने भी किया हुआ है, जॉर्ज गोल्डथॉर्पे ने भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। लेकिन अगर ये पूछा हुआ है विशेषज्ञता के अर्थ में कौन करता है, तो यह जो है जॉर्ज फ्रीडमैन ने इसका उल्लेख किया हुआ है। इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष संपर्क और अंतःक्रिया के द्वारा दूसरों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाता है कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कई चीजें लिखी हुई हैं, समायोजन एक एक करके चलते हैं। देखिए या पहले इसको समझते हैं। प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति या समूह, व्यक्ति भी हो सकता है या समूह, प्रत्यक्ष संपर्क या अंतःक्रिया के द्वारा किसी दूसरे समूह से क्या होता है? उसका संपर्क होता है
और उस संपर्क के माध्यम से उस जिस समूह से उसका संपर्क हुआ है उसके सांस्कृतिक गुणों को क्या करता है, सांस्कृतिक विशेषताओं और गुणों को क्या करता है, अपनाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण, यानी कि दूसरे की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया। आगे देखते हैं समायोजन क्या होता है। समायोजन एकोमेंडेशन जो होता है, दो संघर्षरत समूह, जो दो समूह हैं संघर्ष कर रहे हैं और किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मीडिएटर के माध्यम से या फिर आपसी तालमेल के माध्यम से उनके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाए कि या दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, दोनों को हानियां होंगी, और वो समझौता करके साथ में रहना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, समायोजन के नाम से कहते हैं। सामंजस्य, किसी मतभेद को भुला करके एक साथ रहने को हम क्या कहते हैं, सामंजस्य। जैसे अपने आप को उस समाज के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामंजस्य के नाम से कहलाती है। सम्मिश्रण का मतलब है कि समूह में सम्मिलित हो जाना, मिल जाना, वह सम्मिश्रण के नाम से जाना जाएगा। जबकि ये जो कोटेशन है उसका क्या होगा, पर संस्कृति ग्रहण, दूसरी की संस्कृति को ग्रहण कर लेना या अपना लेना। इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसने सोपानिक व्यवस्था को गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से स्पष्ट किया है। किसने सोपानिक व्यवस्था को गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से स्पष्ट किया है। तो यह जो है मैकम मेरिट ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की सामाजिक क्रिया की चर्चा टालकट पार्सन्स ने नहीं की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है ये, किस पार्सन्स ने नहीं किया है। तो पार्सन्स ने 3 प्रकार की सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। तो एक है लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य को ध्यान में रख करके कुछ क्रियाएं जो की जाती है, या उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाती है, तो उद्देश्यपूर्ण कार्यात्मक क्रिया, इसका उल्लेख पार्सन्स ने किया हुआ है। दूसरा है भावनात्मक अभिव्यक्ति का क्रिया, यानी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उसे भावनात्मक अभिव्यक्ति का क्रिया किया जाता है। तो दूसरी क्रिया का भी उल्लेख पार्सन्स ने किया है। और नैतिक क्रिया का भी उल्लेख पार्सन्स ने किया है। मूल्योन्मुख क्रिया की बात पार्सन्स नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार एक औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। औद्योगिक समाज में मैक्स वेबर ने बताया कि औद्योगिक समाज में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। तो यह जो होता है, लक्ष्य को ध्यान में, औद्योगिक समाज में लक्ष्य को और मूल्योन्मुख तार्किक क्रिया को क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक इंडियन सोशलॉजिकल रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन पुस्तक का लेखक है। इंडियन सोशलॉजिकल रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है। तो यह पुस्तक जो है टी.के. उमन और पी.एम. मुखर्जी ने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, इसमें से सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार का उल्लेख जे.एच. फीचर ने किया है। सॉरी, जे.एच. फीचर ने नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, नहीं किया है उल्लेख पूछा है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख जो है जे.एच. फीचर ने नहीं किया है। इसका उल्लेख जो है
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख C.H. कूले ने किया है। तो C.H. कूले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी सामाजिक इकाई दो व्यक्तियों के एक समूह से लेकर एक जटिल समाज तक सामाजिक व्यवस्था है। किस कथन है? सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा है ये। यह व्यवस्था के संदर्भ में किसने परिभाषित किया कि कोई भी सामाजिक इकाई दो व्यक्तियों के एक समूह से लेकर एक जटिल समाज तक सामाजिक व्यवस्था है। यह कथन जो है स्टीवन कोल का है। इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भोजन उत्पादक परिवार एवं वे परिवार जो इन परिवारों को वस्तु एवं सेवाएं सप्लाई करते हैं कि मध्य संबंध को मजबूत संबंध कहा जाता है। तो ऐसे संबंध को ग्रामीण समाजों में जजमानी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख जो है करीमपुर गांव का अध्ययन किए हुए हैं विलियम वाइजर। विलियम वाइजर ने करीमपुर गांव का अध्ययन करके जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था नामक एक पुस्तक लिखा है। उसी में जजमानी व्यवस्था का संबंध का उल्लेख किया हुआ है और इन्होंने ये बताया कि जजमानी व्यवस्था जो होती है प्रकार्यात्मक होती है, सभी लोगों की आवश्यकताओं की यहाँ पे पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानों का संस्करण श्रेणीबद्ध किया है। ध्यान रखिएगा, ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानों का संस्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ है, सिद्धांत दिए हुए हैं। तो उसने सबसे पहले किस विज्ञान को रखा है और सबसे लास्ट में तो समाजशास्त्र को रखा है। ये तो ध्यान रखिएगा कि समाजशास्त्र सबसे लास्ट में है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सभी में समाजशास्त्र लास्ट में है, तो ये सभी में अभी सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला विज्ञान उन्होंने बताया क्या है, गणित है। तो यहाँ भी गणित है, यहाँ भी गणित है, यहाँ भी गणित है, यहाँ भी गणित है। तो अभी तो चारों विकल्प सही हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि दूसरा विज्ञान जो आया वह था, क्या था, खगोल विज्ञान। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे खगोल विज्ञान है, यहाँ पे खगोल विज्ञान है। ये गलत हो जाएगा, ये भी सही हो सकता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन तो अभी तो गलत हो चुका है। अब उसके बाद उन्होंने खगोल विज्ञान के बाद बताया कि तीसरा विज्ञान जो आता है वो होता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान तीसरा विज्ञान के रसायन विज्ञान में नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। ये तो पहले ही गलत हो चुका है, ये सही हो सकता है। उसके बाद भौतिक विज्ञान के बाद उन्होंने कहा कि तीसरा विज्ञान के बाद चौथा विज्ञान आया, क्या था, रसायन विज्ञान। इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक क्रम सुन लीजिए, फिर से लिख लीजिएगा, यही क्रम है। गणित, गणित के बाद क्या होता है, खगोल विज्ञान आया, खगोल विज्ञान के बाद भौतिक विज्ञान आया, भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान आया, उसके बाद जीव विज्ञान आया और फिर समाजशास्त्र आया। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गणित, खगोल, भौतिक, रसायन, जीव और समाजशास्त्र। और इसी के बाद इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र क्या है, सभी विज्ञानों की क्या है, रानी है, महारानी कहा है समाजशास्त्र को ऑगस्ट काम्टे ने। क्यों कहा है, क्योंकि यह सभी विज्ञानों पे निर्भर है, यह सबसे स्वतंत्र विज्ञान है। इसका जो है संस्करण का उल्लेख उन्होंने विज्ञानों की निर्भरता के संदर्भ में कहा। तो इसलिए कहा कि समाजशास्त्र क्या है, सभी विज्ञानों की महारानी है। तो और उसके बाद फिर एक विज्ञान बाद में उल्लेख करते हैं, उसका उल्लेख बहुत जगह नहीं मिलता है, मानवतावाद विज्ञान का उल्लेख करते हैं। अगला है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्री को मिथकों के एक विध्वंसक के रूप में विवेचित किया है।
फिर से प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्रियों को मिथकों के एक विध्वंसक के रूप में विवेचित किया है? तो यह जो है नॉर्बर्ट इलियास ने किया है। इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर का कार्य नहीं है? मैक्स वेबर के कार्य, यहाँ पे 4 कार्य लिखे हुए हैं, तो इसमें से मैक्स वेबर का कार्य कौन सा नहीं है? तो आप लोगों को बता दें कि मैक्स वेबर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहला है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैथोलिक। इन्होंने इसमें ही बताया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां जो हैं पूंजीवादी समाज के विकास में क्या करती हैं, योगदान देती हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैथोलिक, पूंजीवाद के विकास में उसकी नीतियां बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इस प्रकार से यह तो मैक्स वेबर की कृति है। दूसरा, आप लोगों को अभी चर्चा किया था पिछले वीडियो में भी, इसमें भी बता दें कि उन्होंने विश्व के 6 धर्मों का उल्लेख किया हुआ है। तो उसमें इन्होंने यह भी पुस्तक लिखा है, रिलीजन ऑफ चाइना, कम्युनिज्म एंड ताओइज्म जो है, कम्युनिज्म एंड ताओइज्म, चाइना के धर्म का अध्ययन करके उन्होंने लिखा है। रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म पुस्तक के भी लेखक कौन है? तो मैक्स वेबर हैं। ये चौथी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यह पुस्तक जो है मैक्स वेबर की नहीं है। इस पुस्तक के लेखक हैं वाइग्रेट एंड्रेव। तो अगला पुस्तक अगले प्रश्न है, यह किसका मत है कि वंशानुगत करिश्मा के विकास का क्लासिकल केस भारत में जाति का है? फिर से देखिएगा, यह किसका मत है? वंशानुगत करिश्मा के विकास का क्लासिकल केस भारत का है। यह जो है मैक्स वेबर ने उल्लेख किया हुआ है। मैक्स वेबर, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि भारत के धर्म का अध्ययन करके इन्होंने बताया था कि भारत के विकास का क्लासिकल केस भारत में जातियों के संदर्भ में उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न है, और इस आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से परार्थवादी आत्महत्या के प्रकारों को मैंने बताया था कि आत्महत्या की किसी पुस्तकों में 3 आत्महत्या के प्रकार है, किसी में 4 है। तो इमाम दुर्खिम के 4 प्रकार की आत्महत्याओं के द्वारा विवेचित प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? इमाम दुर्खिम ने जो परार्थवादी आत्महत्या बताया था, इसमें कई प्रकार है परार्थवादी आत्महत्या के, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो पहला देखते हैं, अपरिहार्य परार्थवादी आत्महत्या, यह भी इसका उल्लेख जो है इमाम दुर्खिम ने किया हुआ है। ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या, यानी अपनी इच्छा पे भी परार्थवादी आत्महत्या, इसका भी उल्लेख किया हुआ है। चरम परार्थवादी आत्महत्या, इसका भी उल्लेख किया हुआ है। लेकिन भाग्यवादी परार्थवादी आत्महत्या, इसका उल्लेख जो है इमाम दुर्खिम ने नहीं किया है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार आज की ये 25 प्रश्नों की वीडियो की श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।